हेलो चैम्स, वेलकम टू एजुकेट्स। सो आज हमारा थर्ड लेसन हम कंप्लीट करेंगे, ओके, फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर ले, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नॉट इन द चैप्टर, लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, और हमने पढ़े थे उसके कुछ पॉलिसीज़ जो एक्चुअली फेल्ड हुए थे और उनके रीजंस पढ़े थे क्यों फेलियर हुआ था। और अब हम चलते हैं फिरोज शाह तुगलक के पास। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई इन 1351, तो जो दिल्ली सल्तनत था ना, इट वाज ऑलरेडी इन डिके, इन डिसइंटीग्रेशन, जैसा कि आप लोग जानते हो, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई थी जिनकी वजह से ख़जाना बिल्कुल खाली हो चुका था। ओके, तो ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब कोई ना एक किंगडम है पर कोई किंग नहीं बनना चाहता है। इट वॉज फनी टू, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो किंग था ना किंगशिप नहीं लेना चाहता था। तब क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक जो कि कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसको नॉमिनेट किया गया बाई उलेमाज एंड नोबल्स। उलेमाज एंड नोबल्स, उलेमाज इज़ अ मुस्लिम टर्म जिनका मतलब भी नोबल्स ही होता है, लिटरेट पीपल, ठीक है। तो उन लोगों ने नॉमिनेट किया, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया फिरोज शाह तुगलक को कि भैया आप जो है बन जाओ, राजा बन जाओ और हमारी मतलब हमारा मार्गदर्शन करो। तो फिरोज शाह तुगलक बिकेम द किंग और द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड ही रेन फ्रॉम 1351 टू 1388 फॉर अ टोटल ऑफ 37 ईयर्स। ओके, अभी हम पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक का कैरेक्टर कैसा था। ही वॉज अ वेरी पीस लविंग, जस्ट एंड बेनेवोलेंट रूलर। बेनेवोलेंट वर्ड का मतलब मैं पहले भी पढ़ा चुकी है, अ पर्सन जो बहुत ही हेल्पिंग हो और बहुत ही काइंड हार्टेड हो, ठीक है, बहुत जनरस हो। तो फिरोज शाह तुगलक बहुत ही काइंड हार्टेड, हेल्पिंग और जनरस था। वो गरीबों की मदद करता था, अपने सब्जेक्ट्स की वेलफेयर के लिए काम करता था। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। अभी सबसे पहले देखो, वन फिरोज शाह तुगलक के, तो जो सल्तनत थी ना उसमें बहुत ही मतलब इट वाज अ केओटिक सिचुएशन। बहुत सारी स्कीम्स जो फेल हो चुकी थी, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो पहला जो उसका वर्क था, इट वाज डैमेज करेक्शन, ओके, रिवर्सल ऑफ द डैमेज। तो उसने आते ही बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जिसको उसने बहुत अच्छे से टैकल किया। सो फर्स्ट रिफॉर्म वाज ही रिड्यूस द लैंड टैक्सेस इन दोआब। रिमेंबर द दोआब टैक्सेशन सिस्टम। तो वो जो टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया था इन द दोआब रीजन, दो रिवर के बीच की जो रीजन थी गंगा जमुना, उसको सबसे पहले इसने रिड्यूस करके नॉर्मलाइज किया। सेकेंड, कैंसल्ड एंड सेटल द लोन्स गिवन ड्यूरिंग फेमाइन। अब जो फेमाइन हुआ था उस ईयर में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बाद में उन लोगों को लोन्स दिया था, तो उनके ऊपर लोन्स भी चढ़ गया था, उनको रिपे भी करना था। तो व्हाट डिड फिरोज शाह तुगलक डू कि उसने बोला कि जिसके बहुत ज़्यादा लोन्स हैं तो चलो कुछ मैनेज करके उसको कैंसिल कर लेते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ इनपुट दे दो, कुछ हम माफ़ कर देते हैं, और जिनके कम थे उनको कैंसिल ही कर दिया, माफ़ ही कर दिया। तो सबके लोन्स को ख़त्म कर दिया। इससे क्या हुआ कि पीजेंट्स जो थे वो थोड़ा हैप्पी हो गए, उनके ऊपर से जो लोन रिपेमेंट का टेंशन था वो निकल गया, ठीक है। तो अब वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। ही एबोलिश डिफरेंट टैक्सेस। उस टाइम में बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस लगते थे, ट्रैवल टैक्सेस थी और पिलग्रिमेज टैक्सेस थी, बहुत तरह की टैक्सेस थी। तो ही एबोलिश अननेसेसरी टैक्सेस। ही ऑल्सो रिपेयर्ड ओल्ड कनाल्स एंड बिल्ट न्यू वंस। और उसने इरीगेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे पुराने कनाल्स जो डैमेज हो रखे थे उनको ठीक किया, नए भी बनवाए। यानी ऑल इन ऑल उसने अपने सब्जेक्ट्स की हेल्प करने की कोशिश की कि सारे एक साथ फ्लरिश कर पाए। ओके, नेक्स्ट, ही ऑल्सो डग मल्टीपल वेल्स एंड कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ डैम्स, ठीक है। अगेन टू इम्प्रूव इरीगेशन सिस्टम ही डग मल्टीपल वेल्स, बहुत सारे कुएँ उसने खुदवाए और बहुत सारे नए डैम्स भी बनवाए। इससे क्या हुआ, व्हाट वाज द बेनिफिट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई, ठीक है, इट इंक्रीज 10 फोल्ड्स। सो पीजेंट्स बिकम्स हैप्पी एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मीन्स रिच। अब जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो काफ़ी हैप्पी हो गए और रिच हो गए। ही ऑल्सो बिल्ड सम न्यू टाउन्स, जैसे कि जो अभी भी है, जैसे कि हिसार का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। हिसार फिरोज़ा वॉज इट्स अर्लियर नेम, नाउ इट्स नोन एज हिसार ओनली, इट्स सिचुएटेड इन हरियाणा। ही ऑल्सो बिल्ड जौनपुर, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ जौना खां और मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश। अब पब्लिक यूटिलिटी मेजर्स, ये क्या है। अभी तक हमने जो पढ़े वो जनरल यूटिलिटी मेजर्स थे, है ना, वो जनरल रिफॉर्म सिस्टम था।
लेकिन उसने कुछ टारगेटेड रिफॉर्म्स भी किए। टारगेटेड रिफॉर्म्स का मतलब है कि स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को चुन के उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना, तो इसको हम पब्लिक यूटिलिटी मेजर्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट, जैसे ही बिल्ट रेस्ट हाउसेज फॉर ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स, जो लोग ट्रेड करने आते थे बाहर के कंट्रीज से या दूसरे शहरों से किसी शहर में जाते थे, तो ही बिल्ट रेस्ट हाउसेज फॉर देम। ही ऑल्सो बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर पुअर्स, ठीक है, जो गरीब लोग थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे दवाइयों का खर्च, तो ही बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर देम। ही ऑल्सो बिल्ट चैरिटी डिपार्टमेंट फॉर विडो, ऑर्फन्स एंड नीडी, ठीक है, उसने एक चैरिटी डिपार्टमेंट बनाया जहाँ पे जो नीडी लोग होते थे, जो विडो होते थे, जिनके हस्बैंड नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं, ऑर्फन्स हैं, उनके लिए वहाँ चैरिटी की जाती थी, उनकी नीड्स को पूरा किया जाता था। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, देख लो, ये पहला किंग था जिसने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया, ठीक है। इससे क्या होता था कि उसके राज में बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग कामों में स्किल्ड थे, पढ़े लिखे थे, पर उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती थी। सो ही इस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, वहाँ पे लोग जाके अपना डेटा सबमिट करते थे और फिर उस हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती थी, दे वर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, ओके। ही ऑल्सो बिल्ट अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द स्लेव्स, उसने स्लेव्स के बारे में भी सोचा, यानी ऑल इन ऑल उसने सोसाइटी के सभी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोचा, उनके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लिए। अभी आते हैं जुडिशियल रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है करेक्शन, जुडिशियल तो आपको पता ही है, ठीक है। जस्टिस में रिफॉर्म, जस्टिस में क्या रिफॉर्म लाया वो, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं पुराने जो किंग थे उनके टाइम में बहुत ही हार्श पनिशमेंट होती थी, ठीक है, पर इसने क्या किया, ही रिफॉर्म्ड इट, ही मेड द जस्टिस सिस्टम अ लिटिल काइंड, मोर ह्यूमेन। ह्यूमन मीन्स जिसमें थोड़ी ह्यूमैनिटी हो, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जो टॉर्चर वगैरह था वो उसने बंद कर दिया, ठीक है। सो जुडिशियल सिस्टम वाज रिफॉर्म्ड एंड मेड ह्यूमेन। ही अबॉलिश द सिस्टम ऑफ टॉर्चर, टॉर्चर का जो सिस्टम था, जैसे कि आगे हमने पढ़ा था कि कोई किसी ने चीटिंग किया तो उसका मांस काट के दिया जाता, तो वो सब सारा सिस्टम उसने ख़त्म किया। ही गेव माइल्डर पनिशमेंट्स टू द गिल्टीज, अगर कोई गिल्टी पाया भी जाए तो उसको माइल्डर पनिशमेंट दी जाती थी। नाउ आर्किटेक्चरल लर्निंग, ठीक है, तो आर्किटेक्चर में भी इसका अच्छा खासा इंटरेस्ट था। हमने जैसा देखा इसने बहुत सारे सिटीज़ बिल्ड किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, तो दो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हिसार, जौनपुर, दो और सिटीज़ है, फिरोज़ाबाद एंड फिरोजपुर। सो फिरोज शाह वॉज अ ग्रेट बिल्डर, ही बिल्ड सिटीज़ लाइक फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार। तो 2-4 सिटीज़ के नाम याद कर लेना, वन वर्ड आंसर्स में आता है, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा देखो, ही लेड आउट 1200 गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स अराउंड दिल्ली, तो उसने दिल्ली और उसके अराउंड रीजन्स की ब्यूटिफिकेशन पे भी बहुत ध्यान दिया, ओके। तो इसकी वजह से उसने ही बिल्ड 1200 गार्डन्स, बहुत सारे गार्डन्स लगाए और उसमें ऑर्चर्ड्स भी लगाए। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखने वाली है कि उसने गार्डन तो लगाया था ब्यूटिफिकेशन के लिए, पर जब कोई अच्छा करता है तो नेचर भी उसकी हेल्प करती है, तभी उसके गार्डन और ऑर्चर्ड्स में इतने फूल और फल होने लगे दैट दे एक्चुअली इन्हांस हिज ट्रेजरी। He had to sell them, he had to sell the fruits and enhanced his treasury, तो fruits से उसकी जो treasury है वो बढ़ी। He also promoted education and learning, he built many schools and colleges in and around Delhi. Also learning के केस में he translated the Sanskrit books, ठीक है, इंडिया की जो संस्कृत बुक्स थी, जो रिलीजियस बुक थी, उसने बहुत सारे चुने बुकों को ट्रांसलेट किया, ठीक है, बुक्स रिलेटेड टू रिलीजन एंड म्यूज़िक बोथ इनटू पर्शियन। वो चाहता था कि जो लोग उसकी ग्रुप में है, मतलब उसकी बिलोंगिंग, उसकी लीनियज से हैं, और जो सुल्तान्स हैं उनकी फैमिलीज है, वो भी ये सारी बुक्स को पढ़े। सो ही ट्रांसलेटेड ऑल ऑफ देम इनटू पर्शियन। ना फॉरेन पॉलिसी, अभी देखो जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से, तो इतना तो अंदाज़ा हो गया कि फिरोज शाह कैसा एक किंग था, वो बहुत ही माइल्ड किंग था, ठीक है। इसके अर्लियर हम जो पढ़ते आए हैं वो सारे ग्रेट जनरल्स हुआ करते थे, लड़ाई वगैरह में अच्छे होते थे, बट फिरोज शाह वॉज अ काइंड ऑफ अ माइल्डर किंग, ठीक है। सो ही वॉज नॉट अ गुड मिलिट्री लीडर, ही कुड नॉट रिकवर बंगाल, ऑल्दो ही ट्राइड, ओके, ही ट्राइड टू रिकवर बंगाल, लेकिन ही कुड नॉट, इट वेंट इन फेलियर। तो उसको रियलाइज़ हो गया था कि आई एम नॉट गुड एट मिलिट्री प्रैक्टिसेस, तो ठीक है, लेट्स नॉट इंडल्ज इनटू इट, तो उसने फर्दर जो है ट्राई नहीं किया। ही डिड नॉट ट्राई टू रिकवर अदर प्रोविंसेस, ठीक है, दूसरे प्रोविंसेस को उसने और कोशिश ही नहीं की रिकवर करने की। ही थॉट कि जितना मेरे पास है उसको ही एक अकम्प्लिश्ड नेशन बनाया जाए, विच बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट्स इवन ड्यूरिंग हिज रेन। तो जो फर्दर प्रोविंसेस थे, जो अर्लियर दिल्ली सल्तनत का पार्ट हुआ करते थे, इवन इसकी रेन में, जब ये दिल्ली सल्तनत का किंग था, सुल्तान था, तब भी वो इंडिविजुअल स्टेट्स में
चेंज हो गए क्योंकि इसने और कोशिश नहीं की टू रीगेन देम. ओके, नाउ फिरोज शाह तुगलक डाइड इन 1388. ठीक है, फॉलोड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब इसके बाद तो दिल्ली सल्तनत टूटनी ही थी. लिविंग ओनली पंजाब एंड सम एरियाज अराउंड दिल्ली इन द हैंड्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी. अब सिर्फ पंजाब और दिल्ली के आसपास के थोड़ी सी जो जगह थी वो रह गई और वो मिली तुगलक डायनेस्टी के पास. ओके, इसके बाद आती है द फाइनल और डेथ ब्लो टू दिल्ली सल्तनत. ठीक है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत एकदम ही टूटने फूटने लगी. यहाँ से इसका डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल कंप्लीट होने की तरफ चला गया. तो फाइनल ब्लो क्या था? इन्वेजन ऑफ तैमूर. तैमूर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा. तैमूर कौन था? ही वॉज अ मंगोल रूलर ऑफ समरकंद. समरकंद जो सेंट्रल एशिया में. बाबर के बारे में हम पढ़े मुगल सल्तनत में. बाबर वॉज तैमूर के लीनिएज में था. ठीक है, तैमूर का ही रिलेटिव था, उसका नाती पोता होता था. ओके, so final blow to Delhi Sultanate was invasion of Timur, Mongol ruler of Samarkand, that is in Central Asia. He came here in 1398 and 1399 में वापस चला गया. क्यों भाई, एक साल के लिए क्यों आया? क्योंकि वो ना यहाँ पे राज नहीं करना चाहता है. He did not want to establish his rule over here. वो यहाँ पे like घोड़ी के जैसा सिर्फ लूटपाट करने आया था. ओके, so he took advantage of the weak Tughlaq rulers, plundered India. उसको पता था कि तुगलक रूलर्स जो है इंडिया में वो अभी बहुत वीक है. सो ही टेक द एडवांटेज. ही केम हियर, ही प्लंडर्ड इंडिया. इंडिया में लूटपाट मचाई. इन दिल्ली ही वेंट ऑन अ रैम्पेज. दिल्ली में वो आया और उसने पूरा एकदम मैसाकार किया. रैम्पेज मतलब बहुत वायलेंट डिस्ट्रक्शन किया. ठीक है, उसने बहुत सारा पैसा लूटा, इंडिया का वेल्थ लूटा. ही किल्ड ऑल मेन वुमेन चिल्ड्रन, जो भी मिला ही किल्ड देम ऑल मर्सीलेसली. ठीक है, he did not want to rule India, so he returned with enormous wealth. बहुत सारे पैसे इंडिया से लूट कर चला गया. बट जाते जाते उसने क्या किया? उसका एक जनरल था खिज्र खां. he appointed him as his viceroy in India. okay, now खिज्र खां ने क्या किया? जो लास्ट तुगलक किंग था उसको उसने ओवरथ्रो किया एंड ही established the सैयद डायनेस्टी in 1414 ओके, तो यहाँ से फोर्थ डायनेस्टी शुरू हो जाती है, द सैयद डायनेस्टी. Sayyid rulers ruled for 38 years. ठीक है, they got replaced by Afghan dynasty called Lodi dynasty, founded by Behlul Lodi. अब इस डायनेस्टी में ज़्यादा हमारे पास पढ़ने को कुछ नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो हम जस्ट नाम याद रखेंगे कि who established Sayyid dynasty. It was Khizr Khan, who was actually a viceroy appointed by Timur. उसके बाद it got replaced by Lodi dynasty. They were actually Afghani people, Afghan dynasty. इट वॉज फाउंडेड बाई बेहलूल लोदी. इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है. बेहलूल लोदी रेंज हियर फॉर 75 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1451 टू 1526. लोदीज़ के टाइम में जो एक्सटेंट थी वो पंजाब और दोआब तक की थी. दिल्ली पंजाब एंड दोआब का जो एरिया था, यानी दिल्ली पंजाब एंड द एरियाज अराउंड इट. लोदी सल्तनत का जो ग्रेटेस्ट रूलर था, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी वॉज सिकंदर लोदी. ओके, he was also the founder of Lodi dynasty. He was succeeded by Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi जो था, it was the last ruler and he was not very famous. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर था, क्योंकि ये बहुत क्रूएल था, बहुत हार्श था, बहुत टफ पनिशमेंट्स देता था. और यहाँ तक कि इसके ही नोबल्स ने जो है इनवाइट करके बाबर को बुलाया था टू किल हिम. हाँ, ही वॉज सो टॉर्चरस कि बाबर को एक्चुअली इन्विटेशन दे के बुलाया गया था टू किल हिम. And Babur was the descendant of Timur, as I told you earlier. He invaded India in 1526. He killed Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. अब ये बैटल ऑफ पानीपत जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से इंडिया की हिस्ट्री फिर से बदलने वाली है और दिल्ली सल्तनत कम्प्लीटली ख़त्म होके मुग़ल इन्वेजन होना है. ओके, सो ये हमें याद रखना है. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी in 1526. This marked the end of Delhi Sultanate. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, which battle marked the end of Delhi Sultanate? It was first battle of Panipat, fought in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. Okay, and it was the beginning of Mughal Empire rule in India. तो यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है और इसके बाद होपफुली हम मुगलिया पीरियड पढ़ेंगे, मुगल पीरियड पढ़ेंगे. ओके, आई होप यू लाइक इट. और अगर कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी. बाय बाय.